हेलो एवरीवन, आई एम अतुल तिवारी एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल, या फिर आप बोर्स मॉडल ऑफ एटम भी बोल सकते हो। इसके पहले मैंने आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे न्यूक्लियस का डिस्कवर किया गया और कैसे प्रोटॉन के पोजीशन का पता लगाया गया। रदरफोर्ड अल्फा रे एक्सपेरिमेंट से यही पता चला कि एटम का मोस्ट ऑफ द एटम का जो जितना भी ज्यादा स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा खाली होता है, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं। मींस पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन, और प्रोटॉन का पोजीशन कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर में होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है जस्ट न्यूक्लियस के बाहर। तो रदरफोर्ड ने यही बोला था, जो कि उनका ड्रॉबैक था, कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमते रहता है, लेकिन एक्चुअली ये सही है नहीं। अगर कंटिन्यूसली घूमेगा तो वो ऑफकोर्स अपना एनर्जी लूज करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, फिर न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा और न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय होगा। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया। नील बोर्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से बहुत ज्यादा ठीक समझते थे और उनसे बहुत ज्यादा आइडिया भी लिया। बट उन्होंने जो गलतियां की उस चीज को उन्होंने सुधार कर बताया, जो कि कुछ ऐसा था कि नील बोर्स एक्सेप्टेड रदरफोर्ड्स आइडिया। उन्होंने रदरफोर्ड के आइडिया को एक्सेप्ट किया दैट द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज concentrated इन इट्स न्यूक्लियस। ज्यादातर इसका मास कहाँ रहता है, न्यूक्लियस पे रहता है। ये बात बिल्कुल भी सही है। with the electrons present at the some distance away। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रदरफोर्ड ने बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर। इनका भी मानना था कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है चारों ओर। इट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उन्होंने एक मॉडल बनाया, इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं। दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और प्लैंक्स थ्योरी। ये जब हायर क्लासेस में जानेंगे तो उसमें हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में जानेंगे। उन्होंने बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि एटम्स का एनर्जी क्या होगा, अगर सेल है तो उसका एनर्जी क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा। तो उन सभी के बारे में डिस्कस होगा। पहले बोर्स ने डिस्कवर क्या किया उसके बारे में समझो। जैसा कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया, तो नील बोर्स का मानना था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है बट वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व भी करता है, बट कहीं पर भी रिवॉल्व नहीं करता। न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारा ऑर्बिट होता है, बहुत सारा ऑर्बिट, और उसी ऑर्बिट में जिसका एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के जस्ट इक्विवेलेंट हो, जो इलेक्ट्रॉन को संभाल पाए, उस एनर्जी लेवल जिसमें रहेगा, जिस भी ऑर्बिट में रहेगा, उस ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। और उस ऑर्बिट से ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा, वो अपने ही जगह पर घूमते रहेगा। ऐसा नील बोर्स का मानना था। रदरफोर्ड ने इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि ऑर्बिट में घूमेगा या कैसे घूमेगा, या कैसे घूमेगा तो एनर्जी लूज करेगा या नहीं करेगा। उनका जैसा मानना था उससे तो एनर्जी लूज करेगा और वो सेंटर की तरफ बढ़ेगा। बट नील बोर्स का ऐसा मानना नहीं था। नील बोर्स ने बोला कि एक एक्चुअली ऑर्बिट होता है और उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और वहां पे ना ही उसको एनर्जी मिलता है, ना एनर्जी वो गेन करते हैं, ना एनर्जी लूज करते हैं। तो बोर्स थ्योरी की अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी according to Bohr's theory, electron revolves around the nucleus in well-defined orbit। ये well-defined orbit में और सेल में किसी में बोल सकते हो। Each cell having a definite amount of energy associated with the electrons in it।
Therefore these cells are also called energy level. उन्होंने बोला कि सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर एनर्जी लेवल रहता है, जिसको सेल या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, बहुत सारा रहता है। और एनर्जी लेवल जिसका इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल से एसोसिएट होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसको या तो आप एनर्जी लेवल बोलो, सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, सब एक ही चीज है। उनका मानना था यही, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा या एनर्जी लेवल में घूमेगा या तो सेल में घूमेगा, ये ऑर्बिट में बोलेगा, जो भी बोल सकते हो, या ऐसे ही नहीं घूमेगा जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आते रहे। दूसरा क्या उन्होंने दिया कि the energy associated with the electron in an orbit increase as the radius of the orbit increase। वो बढ़ेगा, उससे रेडियस भी बढ़ता है। These cell also known as KLMN starting from the one closest to the nucleus। सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम K है, फिर सेकंड वाले का नाम L, फिर M, उसके बाद अगर कोई ऑर्बिट आते हैं तो उसका नाम N होगा, उसके बाद भी अगर कोई ऑर्बिट आएगा तो उसका नाम O होगा। इस तरह से उसका नेम चलता है। और हाँ, सबसे फर्स्ट वाला न्यूक्लियस का जब आप रेडियस देखोगे फर्स्ट वाले ऑर्बिट का, तो ये ऑफ कोर्स छोटा है। अगर सेकंड वाले से कंपेयर करें R2, तो R2 ऑफ कोर्स ग्रेटर देन R1। एंड अगर R3 का बात करोगे, ये तीसरा ऑर्बिट का रेडियस देखोगे, तो R3 इज ग्रेटर देन R1 एंड R2 आल्सो। अगर आप फोर्थ ऑर्बिट का देखते हो तो R4 और भी बड़ा होगा, R5 को देखोगे तो R5 और भी बड़ा होगा। मींस कि आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हो वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा और रेडियस भी बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स अगर ऑर्बिट बड़ा हो रहा है तो उसका एनर्जी लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा, एनर्जी लेवल भी इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन रखने का जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। फर्स्ट सेल में कम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सेकंड सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो ये एनर्जी लेवल बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ने से इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट निकल के आया, an electron in a cell can move to higher to lower energy cell by absorbing or releasing a fixed amount of energy। ये भी माना गया कि अगर ये लोअर एनर्जी लेवल में है, जो छोटा होता है उसको लोअर एनर्जी लेवल होता है, और जो बड़ा होता है उसका हायर एनर्जी लेवल होता है। तो जो मान लो ये इसका एनर्जी E1 है, सेकेंड वाला का एनर्जी E2 है एंड थर्ड वाले का एनर्जी E3 है, तो E3 का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, E2 का सबसे कम, E1 सबसे कम। तो अगर वो लोअर लेवल से हायर लेवल में जाए, सपोज करो E2 से E3 में इलेक्ट्रॉन जंप करे, तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या होगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। कब, जब लोअर एनर्जी लेवल से वो कहां जाएगा, टू हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वो ऐसा करेगा। और अगर हायर एनर्जी लेवल से वो अगर लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है, हायर एनर्जी लेवल से वो अगर लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है तो ऑफ कोर्स वहां पे एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, ये रिलीज करेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देन एक और बात सामने आई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब, जो भी एनर्जी एब्सॉर्ब होगा, और इमिट इज गिवन बाय डिफरेंसेस एनर्जी एसोसिएटेड विद द टू लेवल्स।
अब जो भी एनर्जी लूज होगा या एब्जॉर्ब होगा वो दोनों का E2 माइनस E1 वो एनर्जी लेवल दिखाएगा, या A3 माइनस E2 अगर हायर से लोअर एनर्जी ले रहा है जा रहा है तो वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या कितना एनर्जी पाएगा ये उसके इक्वल कहलाएगा ना। उनका मॉडल कैसा था चलो वो देखते हैं। जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि ये फर्स्ट सेल जिसका नाम K है, देन सेकंड सेल जिसका नाम L है, ये कंप्लीटली मिला रहता है। ओके, ये नेम के लिए इस यहाँ पर थोड़ा ब्लैंक दिया गया है। तीसरा ऑर्बिट जिसका नाम M है एंड फोर्थ ऑर्बिट जिसका नाम L है। तो K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, इसको ऑर्बिट भी आप बोल सकते हो या एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो, और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं। यही मॉडल था और यही एनर्जी लेवल में या सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो क्या एक ही सेल में सारा इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होता है, घूमते रहता है? तो नहीं, इसका भी एक लिमिटेशंस है जो कि बोर-बरी प्रिंसिपल पर काम करता है, और वो फॉर्मूला होता है 2n²। अगर नंबर ऑफ सेल 1 लेते हैं तो वहां पे n इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसा आप ले सकते हो। अगर इस फॉर्मूला पर n का वैल्यू 1 लिया जाए तो 2 into 1 मतलब कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रह सकता है। अगर n का वैल्यू 2 ले लिया जाए तो वो वैल्यू बढ़कर 8 हो जाता है। मतलब ये है कि सेकेंड सेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं। अगर n का वैल्यू 3 ले लिया जाए तो और भी वैल्यू बढ़ जाएगा। मींस ये हो गया कि थर्ड सेल में हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन तक रिवॉल्व करा सकते हैं, और n का वैल्यू अगर 4 लिया जाए तो ये हो जाएगा 32। तो फोर्थ सेल में हम लोग 32 इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा सकते हैं। ये कैपेसिटी होता है जिसको बोर-बरी प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। नहीं तो मैंने आपको बोर-बरी प्रिंसिपल बता दिया है, ठीक है। बोर्स और बरी ने, ये बरी नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था। बोर-बरी प्रिंसिपल के नाम से ये फेमस है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ और न्यूट्रॉन का क्या-क्या प्रॉपर्टीज है। तो न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक के द्वारा बनाया गया था इन 1932। चैडविक, इनका पूरा नाम जेम्स चैडविक है, bombarded beryllium with a stream of alpha particles. He observed the penetrating radiation were produced with were no affected by electric and magnetic field. The radiations consist of neutral particles which were called neutron. उन्होंने क्या किया, बेरिलियम पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड कराया, मारा, डाला, तो उससे एक रे इमिट हुआ। लेकिन उस रे का जो पार्टिकल्स था, जो रेडिएशन था, उसका जो पार्टिकल्स था वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस किया ना, उस पार्टिकल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में या एनोड रे एक्सपेरिमेंट में जो रेज आ रहे थे, वो रे जब इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं तो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो अपना पाथ से चेंज हो पा रहे थे। तो इसका मतलब ये समझ आ जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं उस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और डिफ्लेक्ट हो रहा है। बट इस रे पर किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जो जैसा था वैसा है। तो इस पे पार्टिकल्स को महसूस किया गया जिसको जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का नाम दिया, क्योंकि वो न्यूट्रल था, ना ही उस पे पॉजिटिव चार्ज था और ना ही उस पे नेगेटिव चार्ज था, वो न्यूट्रल था। इसी वजह से उसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया। ओके, नाउ न्यूट्रॉन के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक उसके मास को देखते हैं। द रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट 1 होता है और उसी के इक्वल
इसका भी मास होता है। इन फैक्ट रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.0087 AMU। AMU बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। अगर एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से देखें तो अगर एक न्यूट्रॉन का मास 1 माना गया है, 1 AMU माना गया है, एंड दैट इज प्रोटॉन इज 1.0073 1.0073, इसको भी ऑलमोस्ट 1 माना गया है और न्यूट्रॉन को भी ऑलमोस्ट 1 माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत कम का डिफरेंस रहता है। एक का वैल्यू है 0.007 और एक का वैल्यू है 0.008, जो कि बहुत कम डिफरेंस माना जाता है। इस वजह से जितने भी, अब क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रॉन का खोज करना क्यों पड़ा, क्यों डिस्कवर करना पड़ा। तो जैसा कि हाइड्रोजन का अगर देखोगे एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1। तो एटॉमिक मास का जब फॉर्मूला निकाला गया कि सेंटर में ही रहता है, एटॉमिक मास कहाँ रहता है, सेंटर में, तो सेंटर में क्या था, प्रोटॉन था, तो इसलिए इसका एटॉमिक मास 1 हो गया। लेकिन जब उसके बाद हीलियम आया ना, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास बाद में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2, तो एटॉमिक मास भी कितना होना चाहिए था, 2, लेकिन एटॉमिक मास इसका जब निकाला गया तो वो 4 निकला। तो वो 4 कैसे आया, तो उसको समझाने के लिए पता चला कि हाइड्रोजन में अगर सब चीज 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और एटॉमिक मास भी 1 हुआ, तो हीलियम में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन भी 2, प्रोटॉन भी 2, एटॉमिक मास भी 2 हो जाएगा, नहीं, एटॉमिक मास वहां पे 4 हुआ। इसी वजह से पता लगाना शुरू किया कि क्यों इसका मास दुगुना क्यों हो रहा है। तो उसी चीज को पता करने के लिए जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पता लगा कि एक और चीज रहता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के वजह से ही इसका वेट बढ़ गया। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन एब्सेंट रहता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 2 रहता है, जिसके वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस पे रहता है। एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं और उसी के वजह से किसी भी एटम का मास होता है। तो एटॉमिक मास जो पाला गया वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये फॉर्मूला पर बताया गया है। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। इसका मास 1 होता है, इसीलिए अगर प्रोटॉन का मास यहाँ पे 2 है तो न्यूट्रॉन का भी मास यहाँ पे 2 ही होगा, और ये टोटल मास हीलियम का 4 हो जाएगा। ये था मास के बारे में। अब बात करेंगे चार्ज के बारे में। न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जैसा कि एक्सपेरिमेंट में ही पता लग गया था, एंड नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से वी कैन एक्सप्लेन व्हाई द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 AMU। अगर हाइड्रोजन का बात करें तो अभी सब चीज हाइड्रोजन का 1 था, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक number, number of electron, number of proton and number of atomic mass। लेकिन हीलियम का अगर देखें तो अगर Z के बारे में देखें तो 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन भी 2, एटॉमिक मास कितना 4। तो वो 4 क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से वो ऐसा होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास का फॉर्मूला दिया गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के लिए फॉर H न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 0, प्रोटॉन इक्वल्स टू 1, तो हाइड्रोजन का मास जो होगा वो हो जाएगा N प्लस P इक्वल्स टू 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। लेकिन हीलियम के लिए अगर वही चीज डालें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें प्रोटॉन भी 2 होता है और न्यूट्रॉन भी 2 होता है, और दोनों का मास भी 1 होता है, तो टोटल 4 AMU ये होता है। तो ये चार्ज उस पर नहीं होता, बट उसका मास इस तरह से निकाला जाता है, जैसा कि मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा भी है। नाउ थर्ड, वैलेंसी। वैलेंसी क्या है,
An atom of each element has definite combined capacity of the element is called valency. सब एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है दुनिया में, सबके पास कुछ ना कुछ कंबाइनिंग कैपेसिटी है कुछ एलिमेंट को छोड़कर। तो उसके लिए कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं? कोई कितना भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो वो उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो उसी को ऑक्टेट स्टेबल बोलते हैं। जैसा कि बात करते हैं एग्जांपल के तौर पर, समझो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसके पास एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है। तो ये सपोज करो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सारा का सारा प्रोटॉन जो है 11 का 11 प्रोटॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, सारा का सारा प्रोटॉन 11 प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो जैसा कि हम लोग ने जाना है कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर करता है। तो फर्स्ट सेल का कैपेसिटी था 2 इलेक्ट्रॉन का, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब फर्स्ट सेल में नहीं इलेक्ट्रॉन जा सकता है, क्यों? क्योंकि उसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल 2 इलेक्ट्रॉन का ही था, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ही अपने साथ रख सकता है। तो ये हो गया 2। अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, बच रहा है 9 इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड सेल में वो 9 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो सेकंड सेल का कैपेसिटी होता है 8 इलेक्ट्रॉन का। सेकंड सेल का कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन का। अब 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन फिर चले गए तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो कि थर्ड सेल में चला जाएगा। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन रखाता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 2 और दूसरे सेल में 8 और थर्ड सेल में 1। और हर एलिमेंट को ऑक्टेट स्टेबल करना होता है। ऑक्टेट स्टेबल करने का मतलब ये है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट होगा? या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होगा। तो इसके लिए आसान ये होता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो ये क्या करता है, सोडियम जो होता है, सोडियम जो 281 के फॉर्म में रहता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और ये हो जाता है 28। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सोडियम पर प्लस आयन आ जाता है। तो सोडियम का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? वो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को। तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी भी 1 हुआ और इसका वैलेंसी भी 1 हुआ। उसी तरह एक और बात करते हैं क्लोरीन के। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17। और इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं? 17। उसी तरह सेम अगर ये न्यूक्लियस में चारों के सारे प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं उसी में वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 17 में 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही सेल में चले जाएंगे, बचेगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से 15 इलेक्ट्रॉन बचता है। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? सेकंड सेल का कैपेसिटी होता है 8 इलेक्ट्रॉन का, तो सेकंड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 15 - 8 मींस 7 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल का कैपेसिटी होता है 18 का, तो 18 इलेक्ट्रॉन की बजाय यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड सेल में आ जाएगा। अब इनको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ कंप्लीट करना है? आउटर मोस्ट सेल में। तो आउटर मोस्ट सेल ये है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इसके पास दो ऑप्शन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो 7 से +1 8 हो जाएगा। ये 7 का 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा और यहाँ पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसके लिए आसान यही होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर ले। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब कि इसका भी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है? 1। तो इसका भी वैलेंसी कितना हो गया? 1। चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़े या चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़े, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा, तो ये भी 1 होगा। तो दोनों ही कंडीशन में वैलेंसी 1 आ रहा है और इसी तरह से वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं। Na 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पे प्लस आयन,
Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उस पे माइनस आयन, और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं जो कि बन जाता है NaCl। इस तरह से कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करने के बाद। तो एक्सेप्ट या डोनेट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वैलेंसी, कि वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। वो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उसका वैलेंसी होगा, या चाहे जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो उसका वैलेंसी होगा, या कभी-कभी इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो भी उसका वैलेंसी कहलाएगा। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत आसान है, जो आउटरमोस्ट सेल में पाया जाता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो क्या होगा? 281, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 11 है, इसी वजह से। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। अगर देखो क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 287। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के आउटर मोस्ट, सॉरी, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यही अंतर है, वैलेंसी दोनों का सिमिलर था, दोनों का वैलेंसी 1 था। इसको 1 डोनेट करना था तब भी वैलेंसी 1, इसको 1 एक्सेप्ट करना था तब भी वैलेंसी 1। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये अलग है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब बात करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। तो जैसा कि एटॉमिक नंबर जिसको Z से डिनोट किया है, प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। प्रोटॉन जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस में होता है। इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम व्हिच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय Z। अब एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है और वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। सपोज किसी के पास प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी के पास है 20, तो उसका एटॉमिक नंबर Z जो होगा वो भी 20 हो जाएगा। मींस सिंपल सा चीज है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको लिखा जाता है Z इक्वल्स टू E इक्वल्स टू P फॉर न्यूट्रल एटम। फॉर न्यूट्रल एटम, रीजन ये है न्यूट्रल एटम लिखने का, क्योंकि अगर आयन बना हुआ रहेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही स्थिति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो बदल जाएगा। कोई भी चार्ज बनेगा तो उन दोनों का रेशियो अलग हो जाएगा। न्यूट्रल एटम में दोनों इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है, प्रोटॉन भी उतना ही होता है। तो फॉर न्यूट्रल एटम हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं Z इक्वल्स टू P। Z और P एक ही चीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब देखो C मींस एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे तो इसका नंबर क्या मतलब है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों कितना है? 6 है। और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ लिखा रहता तो ये जो ऊपर पे लिखा आता है वो एटॉमिक मास को शो करता है, एटॉमिक मास वो 12 होता है। अब बताओ मास नंबर जिसको A से डिनोट किया जाता है। The mass number of an atom is defined as the sum of total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom. मास नंबर जिसको A से डिनोट किया जाता है, A इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मींस A इक्वल्स टू P प्लस N। अगर किसी का भी एटॉमिक मास निकालना है तो प्रोटॉन के नंबर को न्यूट्रॉन के नंबर से जोड़ना होगा। सपोज करो कि लिथियम हैज 4 न्यूट्रॉन एंड 3 प्रोटॉन, देन एटॉमिक मास ऑफ lithium equals to N plus P, means 4 plus 3 equals to 7। तो
ये इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी का मास कितना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। साथ ही हम लोगों ने एक और चीजों को जाना जिसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे और कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन कैसे फुलफिल होता है ऑर्बिट में वो बताएगा। आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।